So I welcome you all to the NTSC first class of chemistry. It is basically in the SAT portion. ये अब तक हम सबको पता है और जिनको नहीं पता है उन्हें मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देती हूँ कि NTSC में आपको किस तरीके से केमिस्ट्री को अप्रोच करना है और कितने चैप्टर्स होंगे, कितना टाइम हमें लग सकता है, क्या सिलेबस रहेगा वगैरह. वील बी टॉकिंग अबाउट दैट एंड व्हाट इज द percentage of marks in NTSC question paper for chemistry. So let's begin with what's the syllabus first of all. कभी भी आप कोई अगर कंपटीशन या कोई भी एग्जाम अगर आप अप्रोच कर रहे हैं और आप देना चाहते हैं, इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट, तो आपको ये ज़रूर करना है कि यू मस्ट नो द सिलेबस. NTSC में अब तक आप लोग को पता चल गया होगा लाइक क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं. यू हैव अटेंडेड द ओरिएंटेशन क्लास, सो इट मस्ट हैव बीन देयर कि लाइक व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट एंड व्हाट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एंड हाउ मच टाइम डज दिस एग्जाम रिक्वायर्स एंड ऑल. केमिस्ट्री पोर्शन को लेकर के स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, सो वी हैव लाइक 9 चैप्टर्स फ्रॉम 9th and 10th जो कि आपके NTSC में इंक्लूडेड होंगे. 4 from your 9th class, chapter 1 to 4, and then 5 chapters from your 10th class. So overall it is 9 chapters. Now since from the last year CBSE has been cutting some portion of class 10th syllabus, that is not going to happen for the NTSC examination. आपको जितना आपका 10th class का syllabus है NCERT बुक में लिखा हुआ वो सारा पढ़ना है फॉर दी NTSC एग्जामिनेशन. उसमें से कुछ भी डिडक्ट कट ऑफ नहीं हुआ है बिकॉज इट इज़ अ कम्पिटिटिव ओलंपियाड. तो वो आपको किसी स्केल पे पास करवाने वाला एग्जाम नहीं है. इट इज़ टू जज यू गाइस कि आपको कितना आता है कंपैरेटिवली अपने इस लेवल पे और कितना नहीं आता है. सो वी आर क्लियर विद इट कि हमें 9 चैप्टर्स पूरे पढ़ने हैं. दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू. लेकिन हो सकता है अब जैसे NTSC की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और हमारा नॉर्मल क्लास में जैसे सिलेबस चल रहा है, इट माइट बी डिफरेंट. तो अभी हम पहले 9th क्लास के चैप्टर्स से स्टार्ट करेंगे. आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक रिविजन एंड ऑल जिसमें रिक्वायर्ड है. अदरवाइज वी विल बी डायरेक्टली गोइंग टू द क्वेश्चंस. हम क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. आपका जो भी 4 चैप्टर्स हैं क्लास 9th के, दैट विल बी रिवाइज्ड बाय द क्वेश्चंस. और जो 5 चैप्टर्स आपके क्लास 10th के हैं उसमें से कुछ पार्ट हम अप्रॉक्सीमेटली जब तक ये 4 चैप्टर्स होंगे कुछ पार्ट हम कवर कर देंगे. कुछ जो रह जाएगा वो क्लासेस से अलग आई विल बी टेलिंग यू हियर जब इनके क्वेश्चंस हम अटैक करेंगे. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच. जैसे आज हम क्लास में पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है तो इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. जब क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपका पहला चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. जो आपने टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए क्लास 9th में थोड़े वो पढ़ लिए जाएंगे. आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन हियर बिकॉज दिस इज नॉट अ टेस्ट. हाँ, बट आई वुड लाइक योर कंप्लीट पार्टिसिपेशन कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सो यू मस्ट बी रिस्पॉन्डिंग. आप अटेंटिव होने चाहिए क्लास में. इफ़ यू आर नॉट अटेंटिव देन देर इज़ नो पॉइंट टू अटेंड द क्लास, this class especially. So I will be asking you questions and you have to be active and participating in the questions कि ये इसका आंसर हो सकता है और ये इसका आंसर हो सकता है. once you are complete with it, अगर आपने सारे questions पढ़ लिए हैं, ढंग से आंसर कर दिए हैं, तो आपका ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. NTSC में जो केमिस्ट्री का परसेंटेज होता है मार्क्स का या नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम कह लें कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, इट कैन वेरी. लाइक लास्ट ईयर इट वाज 15 बट जनरली जब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं तो 13 क्वेश्चंस होते हैं. So generally it was 13 but it depends totally on the competitive Olympiad वाली बॉडी कि कितना वो questions दे रहे हैं केमिस्ट्री के. सो केमिस्ट्री के लास्ट ईयर क्वेश्चंस थे 15 क्वेश्चंस थे. ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं थे तो हम कुछ कह नहीं सकते कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएंगे या इजी आएंगे. What we can do is we can prepare best for ourselves. हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हमारे अच्छे बढ़िया मार्क्स आ जाए. ओके, सो ज़्यादा फिक्र चिंता वैसे करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप केमिस्ट्री की NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और आपने क्लास 9 बहुत अच्छे से पढ़ी है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है.
आई एम नॉट स्केयरिंग द पीपल जिन्होंने क्लास 9 अच्छे से नहीं पढ़ी है ऑनलाइन के चक्कर में. क्लास 9 अगर आपने अच्छे से नहीं भी पढ़ी है तो हम जब यहाँ पे चैप्टर्स रिवाइज करेंगे तो आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी, तो यू डोंट हैव टू वरी दैट मच, सब कंप्लीट हो जाएगा. आपके जो भी कोई क्वेरीज रहा करें आप उन्हें चैट सेक्शन में लिख सकते हैं. यूं ही किसी को माइक ऑन करके ज़्यादा बोलने की मतलब लाइक क्लैशेस वॉइसेस का हो जाएगा. आप लोग अपने क्वेश्चंस चैट सेक्शन में लिख सकते हैं जब भी आपका कोई क्वेरी आए तो, ठीक है. बट जिस टाइम मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन करूं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल एंड आई ऑलवेज डू दिस कि प्लीज तब मुझसे मत पूछेगा कि मैम लाइक ये इसका मतलब तो हमने सुना ही नहीं था, ये क्वेश्चन हमें पता ही नहीं, या आप क्या पूछ रही हैं हमें नहीं पता. स्पेसिफिकली हो सकता है क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता हो, बट स्पेसिफिकली कि मैम क्या पूछा आपने, क्या पूछा आपने. क्लास में सोना नहीं है, यू हैव टू बी एक्टिव. ओके, सो वी आर ऑल सेट एंड रेडी. एवरीबडी इज रेडी. बस 2 बच्चे क्लास के रेडी हैं कि चलो पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं. सब कॉपी पेन वगैरह लेकर के बैठे ना. सब सिर्फ ये नहीं करेंगे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिखा रही हूँ आपको, तो आप प्लीज उन क्वेश्चंस को जरूर अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा. सो वंस बिकॉज दे हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक्स ऑल्सो, या फिर एक बार को ये पता चल जाए फटाफट से जब भी आपका एग्जाम आने वाला होगा आपका रिवाइज हो जाएगा. सी दिस इज अ वेरी इजी पोर्शन, यू कैन गेन मार्क्स एंड यू कैन गेट complete marks in your NTSC examination in the chemistry portion if you are studying properly here. Only 2-3 topics are beyond NCERT जो NTSC पूछ लेता है, and I will be taking classes for those topics here. कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके NCERT में नहीं है बट NTSC आस्क्स देम, तो वो टॉपिक्स हम पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे NTSC की क्लासेस में, ठीक है. नाउ मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट करते हैं. इट इज द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9. कितने बच्चों को याद है मतलब कि कुछ ऐसा मैटर इन आवर सराउंडिंग था, क्योंकि आपके डिलीटेड पोर्शन में हट गया था ना मैटर इन आवर सराउंडिंग. चलो मैं देख रही हूँ काफी बच्चों को याद है. अच्छा, सभी को ही ऑलमोस्ट लाइक याद है. अच्छा चलो बहुत अच्छा. ऐसे ऐसी चीज़ों के जवाब आप लाइक माइक ऑन करके दे सकते हैं. थोड़ा ऐसे पढ़े ना पता चलेगा ना, लाइक क्लास में थोड़ा जोश है. आई एम जस्ट सेइंग वट एवर क्वेश्चंस यू हैव ask it in the chat section. if I'm not replying and somehow I lose them, तब आप अपना mic on करके कह सकते हैं. but if I'm asking a general question like how's the Josh and if you're ready and are we set and all, इसके लिए आप अपना माइक ऑन करके लाइक एक साथ बोलेंगे तो दूसरे बच्चे में भी जोश आएगा. एक बच्चे को देख के ये मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, तुम्हारी कैसी चल रही है, और मैं कैमरास भी देख रही हूँ कि किसके बंद हो गए हैं. ठीक है चलिए. अच्छा मुझे थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया बता दीजिए कि इस चैप्टर के अंदर क्या होता है. निखिल भारद्वाज, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, क्या क्या पढ़ लेते हैं हम इस चैप्टर के अंदर. अच्छा, स्टेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है. मयंक पटेल, हाँ बताएं कौन सी 5 स्टेट होती है बेटा. 5 states of matter, can you name them? Solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein. Condensate, BEC, Bose-Einstein condensate. ठीक है सिद्धांत, what is BEC, Bose-Einstein condensate? BEC stands for Bose-Einstein condensates, and basically, it is basically a condensed form of matter. अच्छा कंडेंस्ड फॉर्म है, लाइक देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन एंड ऑल. हाँ दक्ष बताएं. Ma'am, it's a kind of matter in which the molecules are compact, are very close to each other and compactly placed. तो सॉलिड्स में नहीं होता ऐसा. But it is
क्या मतलब? सॉलिड्स में भी तो टाइटली पैक्ड होता है ना. फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या खास बात है कि उसमें क्लोजली पैक्ड होता है इसलिए उसे कंडेंसेट कह देते हैं. हाँ जी अखिल. हाँ एब्सोल्यूट जीरो पे होता है. और क्या ये सॉलिड स्टेट से बनता है? अच्छा समृद्धि बताएं. गैस को लो डेंसिटी पे कूल करके फॉर्म किया जाता है. ठीक है. अव्यक्त आपका माइक ऑन हो सकता है. Yes, ma'am. हाँ बताएं. Ma'am, क्या यही ma'am, it is the fifth state of matter which is formed by cooling a gas of a very low density to very low temperatures. यस वेरी लो डेंसिटी वाली गैसेस मतलब विच आर वेरी लेस डेंस फर्स्ट ऑफ ऑल. नो दैट इज प्लाज्मा सुपर एक्साइटेड एंड सुपर चार्ज्ड वाला. सो वेरी लो डेंसिटी वाली गैसेस को जब आप बहुत कम टेम्परेचर्स पे ले आते हैं जनरली वो अपना पहले ही स्टेट चेंज कर चुकी होती हैं 0 केल्विन से पहले ही. बट दैट स्टेट विच इज फॉर्म्ड एट 0 केल्विन फॉर दैट वेरी लो डेंसिटी वाली गैस, सो इट इज कॉल्ड सुपर कूलिंग दोज लो डेंसिटी वाली गैसेस. That is called the Bose-Einstein condensate which is formed. Okay. Now what else we have studied like states of matter के properties, intern conversion of these states of matter, melting point, boiling point, these we have studied. We have studied evaporations and the factors affecting evaporation. We have studied factors affecting melting point, boiling point. Now what are the points can you say कि हाँ इस चैप्टर के अंदर और इंक्लूडेड थे या हमने कर लिए? Yes, latent heat it is important. Yes. Okay, diffusion. Yes. शुभम, latent heat क्या होता है बेटा? Do you know the answer, Shubham? अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं. आई कैन अंडरस्टैंड. लास्ट ईयर की बात है, हमें कल परसों की बात याद नहीं रहती क्लास की. अच्छा शुभम ऑडिबल का प्रॉब्लम. नो शुभम यू आर नॉट ऑडिबल. हर्षित गोयल, Yes, ma'am. लेटेंट हीट क्या होता है? Ma'am, latent heat does not change the state of the matter. Sorry, does not increase the temperature, but it helps to change the state of the matter. फॉर एग्जाम्पल जैसे For example, solid to liquid. If we heat solid to a certain temperature, like 100 degrees Celsius, एंड व्हाट काइंड ऑफ लेटेंट हीट इज दैट? and that I don't remember. ठीक है. Latent heat of fusion. Yes, it is called latent heat of fusion when you change something from solid to liquid at a constant temperature. That is. Yes, Shubham, you are audible now. Vaporization. Latent heat of vaporization. ठीक है. So these are the things we have studied in chapter 1. The states, the properties, the interconversion, the melting point, boiling point, evaporation and factors affecting all these three. Latent heat, we have studied diffusion and we have done some gas laws as well. So the students who have been with us from the past year have done gas laws. I suppose आप लोगों को कुछ बहुत याद होगा जो पहले से है. जो बच्चे नहीं हैं उन्हें डरने वरने की कोई बात नहीं है. जब भी क्वेश्चन आएगा उसका तो आई विल बी टेलिंग देम द गैस लॉज एज वेल. इट इज जस्ट कुछ रूल्स जो गैसेस फॉलो करती हैं वो है. बस ज़्यादा चिंता फिक्र की बात नहीं है. जब क्वेश्चन आएगा सो वी विल बी डूइंग इट. बाकी बच्चे जो लास्ट ईयर से हैं डू दे नो दैट गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ कुछ आ रहा है दिमाग में, कुछ क्लिक कर रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है शौर्य. So let's start with the first question. We are having 24 questions approximately. 24 something questions. Start basic से करेंगे. बहुत इजी क्वेश्चन है, सब जवाब दे पाएंगे. लेकिन नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो भी डरने वरने की जरूरत नहीं है. एज आई सेड कि क्लास 9th की बात है, हो सकता है हम भूल जाएं, but it's okay. The point is, you see the question, you try to answer it. If you are answering it
वो एक स्टेप वो आपकी तरफ से हो चुका है. अगर आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आंसर सही नहीं है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब आपको याद रहेगा कि ये आंसर सही नहीं था और ये सही आंसर है. तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है. मूविंग ऑन, चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मैटर? एज आई सेड, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आर वेरी इजी. व्हाट इज मैटर? Any substance that doesn't take up space or have mass. Any substance that takes up space or have mass. Any substance that exists on earth. Any substance that exists in space. Okay, so maximum number of students are saying B is the answer. Any substance that takes up space or have mass. What do you call this term? Like taking up space को आप क्या कहते हैं? What is actually the term, specific term? Volume, yes. Something which has volume and has mass, occupies volume. Okay, ठीक है. So the answer is B. For this question, the answer B. सबको क्लियर है, बहुत इजी है. मैटर वो चीज होती है जो उसके अंदर थोड़ा सा भार होता है और जो इस 3D वर्ल्ड की थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई कर रही है. आपके फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशन, दे डू नॉट हैव एनी मास, ऑल्दो दे माइट बी ड्यू टू सम केमिकल इन योर माइंड, बट they don't have any specific mass and volume. That is why they are not considered as mass. Oh sorry, matter. They are not considered as matter. So B option is correct. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, ठीक है, बहुत इजी है ये तो वैसे भी. ठीक है, लेकिन अगर हो, जिसको हो वो ये सोच के कि बाकियों को दिक्कत नहीं है ऐसा ना करे कि ना पूछे. प्लीज शर्मा के नहीं बैठे. इट इज योर क्लास ऑल्सो, यू कैन आस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग टेक्स अप, यह भी बिल्कुल हमने डिस्कस किया है. दैट इज बी द वॉल्यूम. कोई भी चीज जितनी भी जगह लेती है वो उसका वॉल्यूम होता है और सबका वॉल्यूम अलग अलग होता है. जैसे कंपैरेटिवली आप लोगों का वॉल्यूम मुझसे कम है. दिस इज वेरी लेस. Everybody has their own volume. ठीक है. It's very nice to see the participation of students in giving answer. And for the from next time, क्योंकि अभी हम second question भी पहुंचे हैं and it is the basic question and we have discussed the mere introduction of this. From the next class, I will not be entering students so late. आई होप इट इज क्लियर फॉर द स्टूडेंट जो कि लेट आए हैं क्लास के अंदर, कि अगर आप 10 मिनट बाद क्लास के अंदर आते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मास इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम इज कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड? द अमाउंट ऑफ मास इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम. ओके, everybody should participate. यहाँ पे we have 60 students, actually 61 लोग हैं तो एक तो मैं ही हूँ, तो we have 60 करीब students, तो they must answer. और कितना अच्छा लगता है एक सिंक में सबके सेम 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 आंसर्स है. Yes, it is density. The amount of mass in a specific volume is density. Density होता है mass by volume. Now, which has more density? Water or honey? क्या कह रहे हैं हर्षित? क्या? Honey? Okay. Honey has more density. Now, how does it affect the fluidity of honey? सो कॉन्सेंट्रेटेड, तो इससे फ्लूइडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो मैम पार्टिकल्स कम हो जाती है, उसमें फ्लूइडिटी कम हो जाती है. हाँ, फ्लूइडिटी कम हो जाती है ना. व्हाट इज द टर्म ऑपोजिट ऑफ फ्लूइडिटी? डेंस इज क्या? क्या हर्षित? EGDT? रिजिडिटी. अच्छा, रिजिडिटी.
नहीं, fluidity is the property to flow. So what is opposite of that? Like, Ma'am, turbidity. what do you say? Resistance to flow. Turbidity. नहीं. Yes, that is viscosity. I think समृद्धि said it. सर कुछ पहले शायद उसने बोला था थोड़ा बहुत ऐसा, बट फिर गायब हो गई तुम, मुझे लगा रिपीट करोगी. नहीं, क्योंकि अखिल ने बोल दिया था तुम्हारी बात पीछे थोड़ी सी लाइक पीछे चली गई, तो मुझे लगा श्योर नहीं थी मैं, मुझे लगा शायद तुमने बोला है तो लाइक रिपीट करेंगे. सबसे पहले समृद्धि ने आंसर दिया था. नाउ अव्यक्त इज करेक्ट, इट इज विस्कोसिटी. एंड अखिल, टर्बिडिटी होता है ना बेटा, जैसे मान लो थोड़ा धुंधुला धुंधुला सा पन जैसे किसी सोल्यूशन के अंदर आ जाए. ठीक है, जैसे अगर मान लो आपने थोड़ा सा भी स्टार्च अगर मान लो पानी के अंदर घोला है तो इट बिकम्स लिटिल टर्बिड, मतलब हल्का धुंधला धुंधला सा हो जाता है ना, उसे हम टर्बिडिटी कहते हैं. ओके. ट्रांसल्यूसेंट तो कोई भी मैटर हो सकता है लाइक ग्लास वगैरह. अव्यक्त, turbidity is mostly related with the solutions. Now it is viscosity which is the resistance to flow. So fluidity टर्म हम यूज करते हैं कि कौन कितना ज्यादा अच्छा फ्लो कर सकता है. नाउ इफ वी से कि इट हैज मोर विस्कोसिटी या इट इज मोर विस्कस, दैट मीन्स इट हैज मोर रेजिस्टेंस टू फ्लो. लाइक हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, दैट मीन्स हनी कैन नॉट फ्लो एज गुड एज वाटर. ठीक है. नाउ द अमाउंट ऑफ मास, ये तो हो चुका भाई, डेंसिटी होता है. ठीक है. Next question, which of the following is not a matter? Feeling of cold. Feeling है भाई, as I said, feelings, emotions, no value. आप भी मत दिया करें, पढ़ते रहा करें, बस पढ़ते रहा करें. Now let's see, on arranging water, sugar and oxygen in increasing order of attraction between their particles, which of the following will be the correct arrangement? Okay, so you guys are giving answer for this only, na? Yes, humidity is basically due to, it is a scale. Amount of, ऐसे कहेंगे ना, more humidity है तो मतलब कि more amount of moisture is there. What? अच्छा ठीक है, तो सब लोग इसी के लिए आंसर दे रहे हैं. पहले बी भी लिख रहे थे ना, तो मेरे को लगा एक मिनट में देख लूं. अच्छा, इस वाले के लिए आ रहे थे बी वाले ऑप्शंस, इसके लिए डी आ रहे हैं. यस, ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर. ऑन अरेंजिंग वाटर, शुगर, ऑक्सीजन, बिकॉज दिस इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो इस तरीके से आपका ये बढ़ता रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Bose-Einstein condensate have, what do Bose-Einstein condensate have? अच्छा, ऐसे भी ना किया करें कि लाइक भेड़ चाल चला दें. हो सकता है आपका आंसर वेरी करता हो उनके आंसर से जो पहले आंसर दे रहे हैं, तो भी आप अपने मन का आंसर लिख सकते हैं. ठीक है. इट इज वेरी लो काइनेटिक एनर्जी. Bose-Einstein condensate have very low kinetic energy. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी लो काइनेटिक एनर्जी क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और इनका बहुत ही कम टेम्परेचर होता है. सिंपल इतना सा लॉजिक है. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यदि तापमान कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not an endothermic process? अर्जुन अग्रवाल. अर्जुन, are you here? नहीं, it's okay. Just tell me what. अर्जुन एक बार माइक ऑन करें अपना. It is okay if you don't know the answer. I am going to ask you something else. उत्कर्ष द्विवेदी.
ये बताएं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है बेटा? वर्षा, you're not audible, Varsha. I think you are trying to turn on the mic, but you're not audible. Aditya Singh. No, Varsha, you're not audible, beta. शिवम भारती, बेटा मुझे पता है तुम्हारा कैमरा ऑन हो जाता है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? ओके, हीट इज सप्लाइड. कोई भी चेंज जिसके अंदर हीट सप्लाइड हो. व्हाट इज द आंसर? किस में सप्लाई? दैट इज नॉट एंडोथर्मिक. मतलब कि एक्सोथर्मिक होना चाहिए वो. हाँ जी, हाँ ये ऐसे कोई प्रोसेस नहीं है, बट लेकिन इनसॉल्यूबल हैवी इम्प्योरिटीज मतलब Yes, ma'am, ये हुआ, release हो गया। अच्छा अखिल, फ्यूजन क्या होता है? Ma'am, melting। मेल्टिंग के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, नहीं देनी पड़ती है? Ma'am, नहीं, ma'am, छोड़ देना मुझे tablet। क्या मतलब? कोई भी, अच्छा एक बात बताओ, कोई सॉलिड यदि लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जैसे मैम डेटा इंडिकेट तो मैम वो मैम और मैम अगर मैम वैसे नहीं है तो फिर देनी पड़ेगी मैम। अरे बेटा फ्यूजन प्रोसेस है, फ्यूजन प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. इफ आई एम सेइंग latent heat of fusion, that means it is happening at that temperature, मतलब कि वो एक constant temperature पे हो रहा है. बट अगर हम फ्यूजन एज इन अ प्रोसेस देखें, इट इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड. नाउ व्हेन यू कन्वर्ट अ सॉलिड टू लिक्विड, इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक है ना. सो फर्स्ट कैन नॉट बी द ऑप्शन. नाउ सेकंड कैन नॉट बी द ऑप्शन. ठीक है. फोर्थ वाला जो है, इट इज इनसॉल्यूबल हैवी इम्प्योरिटीज. इट इज जस्ट आपको आई थिंक इसमें सोल्यूबल कराना है. द क्वेश्चन माइट मीन दैट कि इट इज मोर लाइक सोल्यूबल, बट देर इज सम एम्बिगिटी विद दिस like option. So I'm going to like turn the question. There is some ambiguity with this term temperature here. So turning the question, because temperature कोई process नहीं है. Okay? Temperature is not a process. कुछ प्रोसेस ही नहीं है टेम्परेचर लाइक. ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन में भी ऐसा ही कुछ दे रखा है. बट इनसोल्यूबल हैवी इम्प्योरिटीज अगर है तो इसका शायद ये मतलब होगा कि सोल्यूबल करना है आपको, या इनसोल्यूबल हैवी इम्प्योरिटीज अगर हटानी है, कुछ भी अगर ऐसा है, तो इट इज गोइंग टू बी एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी. आई एम सेइंग द आंसर विल बी सी. इट इज नॉट अ प्रोसेस. Next question. What can cause ice to transform from a solid to a liquid? Ice solid से liquid में कैसे जाएगी भाई? अभी डिस्कस किया है. Very good. D, it is heat. Now एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि see this is just a mere revision of class 9th chapter 1. इतने भी आसान सवाल नहीं आएंगे. एक आधा मान लीजिए बाई चांस आ जाए, बट इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे. दिस इज जस्ट फॉर रिविजन. प्लीज डोंट कंसिडर कि अच्छा हमारे को ये आता तो बढ़िया चैप्टर तैयार हो गया.
Yes, it is due to heat. Now physical state of matter depends on, the physical state of matter depends on, हाँ ओ कैसे नहीं दिख रहा बेटा? आ रहा है क्वेश्चन स्क्रीन पे पूरा, बट अगर आपको बाई चांस नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं रीड आउट कर देती हूँ कि किसी भी मैटर का जो फिजिकल स्टेट होता है, द फिजिकल स्टेट ऑफ अ मैटर डिपेंड्स ऑन, किस पर निर्भर करती है? ए ऑप्शन है टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा ठीक है, बस यही था। ठीक है, इट इज ए, द फिजिकल स्टेट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि कितना टेम्परेचर है कितना प्रेशर है। हम प्रेशर का इस्तेमाल वैसे भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में देख चुके हैं, और गैसेस का लिक्विफैक्शन में भी प्रेशर का इफेक्ट होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट तो सबको पता है कि येस इट इज टेम्परेचर which basically determines, which also determines like the state of matter, क्योंकि melting point boiling point तो हमारा टेम्परेचर में ही होता है। ऐसे नहीं कहते कि लाइक इतने प्रेशर पे ये रहेगा स्टेट और ये रहेगा स्टेट, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही कहते हैं। बट प्रेशर कैन ऑल्सो इफेक्ट द स्टेट ऑफ द मैटर बिकॉज ऑफ द स्पेसिस एंड नॉट स्पेसिस। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ए, टेम्परेचर एंड प्रेशर। Next question, among the following, which city will have the lowest boiling point for water? Lowest boiling point for water. कृतिका गुप्ता, क्या आपका माइक ऑन हो सकता है बेटा? Kritika Gupta, can you please turn on your mic if it is possible? If it is not, okay, network issue, no problem. अरजीत सिंह, क्या आप माइक ऑन कर सकते हैं? ओके मयंक, कोई बात नहीं है। जिसको नहीं आता वो लिख दो आई डोंट नो, नो प्रॉब्लम, सो दैट आई विल गेट टू नो किसको नहीं आता। उर्वी गुप्ता, वाई सी। तो ठंडा होने से क्या होता है? तो टेम्परेचर से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है? मतलब अगर जैसे हम जहाँ पे भी रहते हैं, हम जैसे यहाँ पे रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, जस्ट टेल मी वन थिंग, तो आप ये कहना चाहते हैं कि समर्स में यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा और विंटर्स में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल चेंज हियर, इज दैट व्हाट यू मीन? अरे क्यों ठंड हो जाती है? जब ठंडों में अलग टेम्परेचर होना चाहिए ना, और सर्दियों में अलग बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। हु सेड मे आई? हाँ दक्ष बताएं। Because the Manali is located at higher altitude, so now higher altitude the atmospheric pressure decreases, therefore the boiling point will also decrease. ठीक है, एलिश। हाँ श्योर, एक सेकेंड, एलिश आपका माइक ऑन हो सकता है? कुशवाहा, हाँ श्योर है, तुम बताओ। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो वाटर का लखनऊ में होगा, क्योंकि बाकी सारी जो सिटीज़ हैं उनमें लखनऊ के कंपैरिजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है
अच्छा, और किसको ए लगता है आंसर? Is there anybody who is confident about A? Confident about A? Are you confident about A? Or is it just a mere guess? कि कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं, गैस कर दिया हमने और ये आप जीत चुके हैं इतने पैसे. सृष्टि खंडेलवाल, Yes, ma'am. what do you think is the answer? Ma'am, sorry. क्या? उत्तर की सी आंसर क्यों लिखा था मैंने? आपने सी लिखा है? Yes, ma'am. आप बताएंगे सी क्यों लिखा है? मैम क्योंकि मनाली में चल रही है तो वो हायर एल्टीट्यूड होता है इसलिए से टेम्परेचर डाउन था तो उसने बॉइलिंग. तो आपको ये उर्वी वाला क्वेश्चन समझ में आ गया. फिर आप मुझे ये बताएं कि दिल्ली में ऐसा होगा कि गर्मियों में कुछ और बॉइलिंग पॉइंट होगा और सर्दियों में कुछ और. नो मैम. कुछ तो फर्क होना चाहिए ना. जब आपने कहा कि ठंडे इलाके में, द पॉइंट बाय मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग सी इज द आंसर, ऑल्दो सी इज करेक्ट आंसर. शौर्य डी लखनऊ इज इनकरेक्ट. ह्यूमिडिटी का बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता. इट इज इवेपोरेशन विच इज अफेक्टेड बाय ह्यूमिडिटी. नाउ अब आ जाते हैं, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. बट मेनी ऑफ यू थिंक कि सी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है कि भाई मनाली है, ठंडी जगह है, वहां पे टेम्परेचर कम रहता है तो पानी थोड़ा देर से बॉईल होगा. ये कोई लॉजिक नहीं हुआ. इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ समर्स होती है, यानी कि जैसे फिलहाल का टाइम चला जा चुका है, जैसे मतलब मई अप्रैल है, तब तो हमारा भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल हो रहा था. अब जैसे सर्दियां आ जाएंगी तो 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाएगा. ऐसा हो जाएगा. लो अगर बॉईल हो जाएगा वो तो बहुत ही अच्छी बात है. रॉड से पानी फटाफट नहीं गर्म हो जाएगा. जो दक्ष है इन्होंने सही आंसर दिया था. दक्ष का जो आंसर है वो करेक्ट है अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बिकॉज the logic by which you guys are telling it should be higher boiling point. भाई अगर पानी ठंडी जगह पे है तो आपको ये भले ही कहते थे कि देर से गर्म होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा. ये तो आपने कुछ नया ही कह दिया क्योंकि द क्वेश्चन इज सेइंग विल हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. फिर तो ये आपके लिए आसानी है कि ठंडे टाइम में जल्दी बॉइल हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. लेकिन बेसिकली क्या होता है, कोई है यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट की सही डेफिनेशन बता सकता है? सही मात्रा. अच्छा एक बात बताओ, द टेम्परेचर एट विच वाटर चेंजेस टू गैस. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग हर्षित. If this is a sufficient definition, then why is it different from evaporation? Evaporation is also a method या process. It is a process by which water converts या any liquid gets converted to the gaseous state. नहीं हर्षित, इवेपोरेशन में देखो, इवेपोरेशन में भी एक सेकंड आप प्लीज देखिए. आप अगर कह रहे हैं इवेपोरेशन या बॉइलिंग, बेसिकली आप जो कह रहे हैं कि बॉइल होने में क्या होता है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. Isn't this the same thing which happens in evaporation? The liquid gets converted to gas. अच्छा इसीलिए मैं कहती हूँ एक सेकेंड नाउ लेट मी आस्क प्लीज. आप लोग मुझे ये कह दीजिए कि मैम कहना इसे, क्योंकि सब लोग बोलने लग जाते हैं ना तो आंसर गेट्स लॉस्ट और मुझे समझ में नहीं आता कि किसने क्या बोला है. ठीक है हर्षित, आप पहले अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए. आप बताएं क्या कह रहे हैं. अच्छा boiling lowest, so shouldn't this be included in your definition? If you're saying this is the process, shouldn't it be in the definition as well? हाँ जी आलिश, अब सुनाई दे रही हैं आप. बॉइलिंग में मैं
Now, why is it at a constant temperature if you are just saying it is conversion of liquid to gas? What I was asking, मैंने पूछा क्या था? क्या पूछा था मैंने? मेरा सवाल क्या था? ये तो मैं आपको समझा रही हूँ, पर मेरा सवाल क्या था? बेसिक सवाल क्या था सबसे? between evaporation and boiling. This. I said what is the proper definition of boiling point? That was my only question. उसके बाद में उन्होंने मुझे definition दिया है, तो मैं पूछ रही हूँ कि तब इसमें क्या difference है? My basic question was, what is the proper definition? Can somebody tell me what is the proper definition of boiling point? And that is what I am asking. अब एक सेकेंड, now let me ask, एक मिनट, उत्कर्ष द्विवेदी, इन सबके बीच में आप या अरिजीत कुछ बोल रहे थे, अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि ऐसे दोनों की वो कुछ क्लिक क्लिक सा हुआ था, तो मुझे समझ में नहीं आया. उत्कर्ष, आपको कुछ कहना है? तो दैट मस्ट बी अरिजीत. अरिजीत, आप कुछ कह रहे थे जब हर्षित कुछ कह रहे थे? यही कह रहे थे इवेपोरेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे मैम जो बॉइलिंग है वो स्पेसिफिक पे हो जाता है और जो इवेपोरेशन होता है वो किसी पे भी होता है. ठीक है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अरिजीत? Have you read the NCERT completely, properly? When boiling point is a process in which liquid change into the gaseous state on 100 degree Celsius. अच्छा, तो कोई भी लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे गैसियस स्टेट में बदल जाएगा? क्या बात कर रहे हो यार? मैम फॉर वाटर. तो फिर boiling point is at temperature at any liquid changes to gaseous state at 100 degree Celsius. So is it the definition? अवेक शर्मा, हाँ बताएं, बहुत देर से बेचैन हो रहे हैं आप. Just tell me the definition of boiling point first, and secondly, turn on your camera. Okay, ma'am. Ma'am, boiling point is the temperature at which a liquid starts to boil. And ma'am, boiling में external heat is supplied. अच्छा, it is like, अच्छा एक बात बताओ, evaporation में क्या पानी अपने आप से हीट ले लेता है? एक्सटर्नल का क्या मतलब समझते हैं आप? एक्सटर्नल का मतलब क्या है? सराउंडिंग से, कहीं और से. Something is happening inside me is the internal process. Something which is happening due to any factor outside, it is the external process. So how can evaporation में पानी से हीट ले लेता है क्या? शौर्य भट्टाचार्य बताएं. Yes, that should be included in the definition. It is the conversion of a liquid into gas at atmospheric pressure. Do you guys read NCERT? ढंग से? क्या आपने वो सेशन अटेंड किया था NCERT रीडिंग वाला? There was this introductory session for NTSE on 4th or 3rd of July, I think. On YouTube. हिमांशु खत्री सर ने लिया था. Yes. तो he told you how to read the NCERT. Do you read the NCERT that way? मतलब अगर ढंग से पढ़ेंगे तो कुछ तो समझ में आएगा ना. ये बेटा पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है कि evaporation और boiling के I can make you write at least 3 to 4 points of differences, but what is difference is another thing. I am asking कि भाई boiling point की definition क्या होनी चाहिए proper, वो आप मुझे proper नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं evaporation का term include करी हूँ कि ये evaporation से फिर किस प्रकार से different है. So the point you should be focusing on is what should be the proper definition. If I have to tell someone कि boiling point ये है, then what should be the proper definition? So it includes the atmospheric pressure. Boiling is the conversion of a liquid to gaseous state at the atmospheric pressure. Also you can say that, yes, Alish Kushwaha is correct, it is when the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. जो वेपर बन रहे हैं लिक्विड के, the pressure they are applying, if that is equal to the atmospheric pressure, then you get boiling. और boiling
तब फिर पूरे बल्क की होती है, पूरे सिस्टम की होती है. अव्यक्त शर्मा, व्हेन यू आर गेनिंग एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, जो कि ऊपर वाली लेयर ले रही है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी एक्सटर्नल एनर्जी, इजंट इट अव्यक्त? तो मैं निकालना बच्चों को स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे कैमराज ऑन चाहिए. बट मेरे इतने कहने के बावजूद अब एकदम से अपीयर हो गई वंशिका, इसलिए एकदम फट से एकदम आ जाओ. लेकिन मेरे इतना कहने के बाद में भी, वेयर इज दिस पार्टिसिपेंट्स वाला सेक्शन? आदर्श झा, आदर्श झा, ठीक है. सो ही लेफ्ट द मीटिंग बाय हिमसेल्फ, वेरी गुड फॉर हिम. आदित्य सिंह, आदित्य सिंह, no response. Is he answering anything? कोई बात नहीं अनंता, यू जस्ट राइट इट व्हेन आई आस्क यू टू, कि मैम ये मेरा जवाब है कैमरे को लेकर के. आदित्य सिंह, इफ यू आर देयर एटलीस्ट चैट सेक्शन में तो आप लिख सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट रिप्लाइंग बाय एनी मैसेजेस ऑल्सो, सो आई एम गोइंग टू रिमूव यू. अमूल्य शर्मा, आदर्श झा, अमूल्य शर्मा, आई नो योर कैमरा कैन बी टर्न्ड ऑन. मैं आपको निकाल दूं मीटिंग से? अरे बेटा, सुबह से कौन सी क्लास हो गई थी ऐसी? क्या आप क्वेश्चंस का रिप्लाई दे रहे हैं? कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन ही नहीं है क्लास के अंदर. अंश गुप्ता, अर्जुन अग्रवाल, कैमरा क्यों नहीं ऑन है? तो बेटा मैं बता, क्या क्या हाथ में क्यों पकड़ते हैं? पीछे उसके कुछ लगा दो ना, अब तक नहीं सीखे क्या ये? बेटा कोई भी छोटी टेबल, स्टूल पे भी कर लो, लेकिन पीछे एक बॉटल ही लगा दो. अच्छा, तुम्हारा तो अलग ही वो है. तो तुम नीचे बैठ जाओ, उसे सोफे पे रख दो जहां पे भी तुम क्लास ले रहे हो. दक्ष चौहान, क्या एक्सक्यूज बताया था आपने? दक्ष, अच्छा आप टर्न ऑन कर रहे हैं. अब क्लास से निकलने का समय आ गया तो टर्न ऑन कर रहे हैं. हर्षित अग्रवाल, तुम्हारा कैमरा ऑन हो जाता है अच्छे से, तुम ज्यादा ना नाटक करते हो. ये कर रहे हो या मैं रिमूव करूं? तुम कैमरा टर्न ऑन कर रहे हो हर्षित, या मैं तुम्हें रिमूव करूं? मैंने तुम्हें देखा है कैमरा टर्न ऑन करते हुए. मेरी ही क्लास में सर, मैं दूसरी क्लासेस में नहीं झांकती फिरती, चलो इस क्लास में घुस के देख लूं और उस क्लास में घुस के देख लूं. हर्षित, मेरी क्लास में 2 मिनट के लिए क्या था तुमने? तुम्हारा नेटवर्क वीक है, आई कैन गेट दैट, बट यू डिड इट. हर्षित गोयल, सेम गोज विद यू. नहीं, तुम रिमूव हो गए पहले.
किससे? कार्तिक से ना? अब फिर भी थोड़े नजर आने लग गए चेहरे ना, कैसा मतलब कर देते ना आप लोग मजबूर टीचर को. सी टीचर इज नॉट बैड, यू गाइस प्रोवोक द टीचर टू डू दिस. सिंपल एक बार की सुनते नहीं आप लोग. कार्तिक से ना? बेटा कैमरा ऑन हो सकता है, नहीं हो सकता, और क्यों नहीं हो सकता है? ऑन डेस्कटॉप. अच्छा ऐसे करो, सुनो मैं रिकॉर्ड करके चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे तो तुम लोग तब भी नहीं दिख रहे और तब भी नहीं दिख रहे, है ना? जो तुम्हें आंसर्स आते हैं, जो भी आता है अपना करते रहना, मैं रिकॉर्ड करके चली जाऊंगी. वाई इट इज एन इंटरएक्टिव क्लास, इट इज एन इंटरएक्टिव क्लास, सो दैट आई कैन सी यू, यू गाइस कैन सी मी, और एक क्लास जैसा थोड़ा फील हो पाए. लेकिन हमारे इतना कहने के बावजूद में यू गाइस आर नॉट डूइंग दैट. बस एक प्रवचन सा सुन के चले जाते हैं. मुस्कान कुमारी, मुस्कान अग्रवाल. मुस्कान कुमारी, मुस्कान अग्रवाल. आप दोनों भी बताएं, आप दोनों का कोई एक्सक्यूज है जो? पाखी अग्रवाल. बेटा माइक ऑन हो सकता है आपका? पहले तो आप ये बताएं. पाखी. अच्छा पाखी, अभी आपने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या समझा है पाखी? हाँ हाँ जी. पाखी आपको मेरी आवाज आ रही है? What is evaporation? पाखी did लिक्विड को हीट कर देते हैं? बट ये बच्चे तो मुझे बता रहे थे मैम हीट करना ही नहीं पड़ता. मेरा ना ऐसे जवाब सुन के दिमाग घूम जाता है. माइक ऑफ है. पाखी कनिष्का गौतम, आपका अच्छा माइक नहीं चलता ना. कनिष्का टेल मी व्हाट इज इवेपोरेशन. आई नो यू कैन हियर मी प्रॉपरली. अरे ओके ओके इनटू वेपर. अच्छा मधुर गुप्ता, आप बता सकते हैं इवेपोरेशन क्या होता है? बताएं. The vapor pressure of any liquid become equal to the atmospheric pressure. इवेपोरेशन पूछा बेटा.
मतलब माना ये बहुत अच्छी बात है, आपको डेफिनेशन बॉइलिंग की याद हो गई है, बट ऐसे थोड़ी मैं आपसे पूछूं कुछ भी, मेरा नाम क्या है, आप कहने लग जाए वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन तो सुन लो, इवेपोरेशन के बारे में पूछ रही हूँ बेटा। दो लोगों की आंखों में बहुत कष्ट हो रहा है। माधुर, चलो मैं अब बता देती हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है कि आप लोग रिस्पॉन्ड थोड़ा कम करते हैं। जो बच्चे करते हैं वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत गलत कर रहे हैं लेकिन वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और कुछ बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यस एलिश, इट इज करेक्ट। सी, इवेपोरेशन जो होता है ये किसी भी तापमान पे हो सकता है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, एट द बॉइलिंग पॉइंट, एट एनी टेम्परेचर। बॉयल जो होता है, बट थोड़ी सी एनर्जी तो चाहिए, कि ऐसे नहीं है कि कुछ भी एनर्जी नहीं चाहिए, उतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है कन्वर्जन के लिए। और जो इवेपोरेशन होता है वो ऊपर वाली लेयर का होता है, क्योंकि वो कांटेक्ट में होती है बाहर की सराउंडिंग से, तो उनसे एनर्जी गेन करती है। पहले ये उड़ जाएगी, फिर ये उड़ जाएगी, फिर ये उड़ जाएगी, फिर ऐसे करके ये बहुत एक स्लो प्रोसेस है। जब हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो बॉइलिंग में जो वेपर का प्रेशर है, व्हेन इट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन यू गेट बॉइलिंग। पूरे सिस्टम का एक ही टेम्परेचर होता है और कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस स्टार्ट्स। नाउ अगर आप यहां से ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सपोज दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आप ये वाला प्रेशर बढ़ाने लग जाएंगे तो इन वाले वेपर्स को अपना प्रेशर उसके इक्वल करने में टाइम लगेगा, और जितना ज्यादा आप ये प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज्यादा उसको और ज्यादा आपको हीट करने की जरूरत पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। जब हम पहाड़ी इलाके में जाते हैं, ये सुंदर सुंदर से पहाड़ और ये सूरज वूरज, मतलब इससे एस्केप आउट करने के लिए आप लोग पहाड़ पे जाते हैं, ऑल दो पास में जा रहे हैं। आई कैन नॉट, एक सेकेंड, ही इज प्लेसिंग, हाँ हाँ बोलिए प्लीज। एक बच्चा रिक्वेस्ट प्लेस कर रहा है बट इट इज नॉट कमिंग। हाँ हो सकता है, बट थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे इतना कम टेम्परेचर पे भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है फिर ये। नहीं नहीं, ओनली रूम, इट इज बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। मान लो वाटर का, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पानी की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसके लिए करीब मतलब जैसे कि 50-60 अगर टेम्परेचर हो तो ऊपर वाली लेयर इतना टेम्परेचर अगर बाहर से ले लेती है, आप धूप में रखते हैं पानी को और बाहर का टेम्परेचर करीब कितना होता है, 40, करीब 35-40, नहीं तो वो धीरे धीरे वेपराइज होना स्टार्ट हो जाती है। रूम टेम्परेचर पे पानी का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मान लो जैसे ऐसी चीजें हैं जो जल्दी, जैसे एसीटोन है या ईथर्स है, इनका हो सकता है इवेपोरेशन इजीली, क्योंकि वो उतना एनर्जी गेन कर लेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी अखिल बताएं। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं हो सकता मैडम इवेपोरेशन का? मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही तो है इवेपोरेशन से। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो सकता है? नहीं तो वेपराइज हो ही जाएगा ना। द पॉइंट इज टू वेपराइज, तब तो वेपर बन ही जाएगा। तो इट कैन बी एट बॉइलिंग और लेस देन दैट पॉइंट, वो उससे पहले हो जाता है। अब जैसे मान लो आप, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप जैसे ये पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ों पे क्या होता है, द आंसर इज मनाली, बट वाई मनाली? यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, द प्रेशर इज लेस। तो जब यही वाला प्रेशर कम हो जाएगा तो ये वाले वेपर जल्दी प्रेशर अटेन कर लेंगे, जो भी एक्सटर्नल प्रेशर है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा उतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाएगा, जितना प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा उतना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाएगा। दैट इज व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट इज लो। इट टेक्स लॉन्गर टू हीट द थिंग्स, टू कुक द फूड, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन?
वाई मनाली? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मयंक कुछ कहना है? क्या? क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर? क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बेटा जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है हमारे ऊपर, इट इज 1 atm फॉर अस राइट नाउ. एक्सक्यूज मैम, हाँ जी सिद्धांत. मैम ये जो मैम बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वाटर का, हम्म. ये 100 डिग्री जो है मैम ये मेजर करके बताते हैं, फिर मैम जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है उसको मानते हैं बॉइलिंग ऑफ द वाटर? देखो, जो आप बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्वेश्चंस वगैरह में या अपनी आम भाषा में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो रूम टेम्परेचर का करते हैं. या रूम टेम्परेचर मत कहिए, आप ये कह लीजिए कि 1 atm पे मेजर जो किया हुआ है, रूम टेम्परेचर नहीं 1 atm. तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब प्रेशर एटमॉस्फेयर का 1 atm होगा, atm इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 760 mmHg या 760 टॉर, अगर इतना है उस टाइम पे जो पानी बॉईल हुआ है तो वो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस. ओके सिद्धांत? नाउ इफ दिस 1 atm चेंजेस, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज होने की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है. एटमॉस्फेयर जो हमारे ऊपर कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर लगा रखता है, ये पढ़ा है आप लोगों ने? एक दबाव है हमारे ऊपर. तो ये जो दबाव है हमारे ऊपर, पढ़ाई पड़ेगा नहीं, मतलब ये जो एटमॉस्फेयर का दबाव है, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है. तो व्हेन इट इज 1 atm, तो जब हम सारे लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो कहते हैं वो 1 atm के अकॉर्डिंग कहते हैं, बट दैट कैन बी चेंज्ड इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज चेंज्ड. ओके, एक तरीके से ऐसे मानिए कि ये एक बैरियर सा है जो आपको तोड़ना पड़ेगा बॉईल होने के लिए. तो अगर ये बैरियर ही कम होगा तो आप जल्दी उस फेस को पार कर जाएंगे. जस्ट एनालॉग बता रही हूं कि आप कैसे समझें इसे. ठीक है? ओके मैम. आप सबको क्लियर है मनाली क्यों है आंसर? ये कोरोना के थोड़े से गाइडलाइंस थोड़ी हल्की होते हैं. कौन कौन हो गया है मनाली? बहुत सारी दुनिया चली गई थी एकदम. आई होप आप लोगों ने ये नहीं किया होगा. बहुत अच्छी बात है. वेरी प्राउड ऑफ यू. और जो चले गए थे उनके लिए भी ऐसे भी थोड़ी प्राउड हूँ कि चलो अच्छा है तुम घूम घूम के आ गए. बट जो नहीं गए, दे आर नॉट अ पार्ट इन द प्रमोशन ऑफ द थर्ड वेव. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच स्टेट हर्षित इज सेंडिंग द रिक्वेस्ट एंड आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट. पता नहीं दिख ही नहीं रहा है, उसकी क्लास मिस हो गई. इन विच स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इट हैज द शेप. हाँ डी, ये तो बहुत ईजी है. मतलब शेप इज फिक्स्ड, मतलब इट हैज द शेप, मतलब कि अपनी शेप रिटेन्ड है, दैट इज फिक्स्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, सबके जवाब आ गए. जो मुश्किल क्वेश्चन होता है, जो थोड़ा मीडियम लेवल का भी क्वेश्चन होता है, उसमें किसी का जवाब नहीं आता ढंग का, और आ जाते हैं तो लॉजिक नहीं आता है. आसान से सवाल देखो, एकदम भीड़ लग जाएगी. द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 298 Kelvin. Yes, it is liquid. 298 Kelvin. Oh, sorry. 298 Kelvin का मतलब क्या हुआ? in degree Celsius plus 270. 298 Kelvin is equals to how many degree Celsius? डायरेक्ट बताया करो यार, मैथ्स पढ़ रहे हो तुम लोग. माइनस वाइनस करके मत बताया करो. कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस. यस, इट इज द रूम टेम्परेचर. इस पे वाटर क्या रहता है हमारा? लिक्विड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो सब्लिमेशन. इनमें से किसका सब्लिमेशन नहीं होगा? अमूल्य शर्मा, व्हाट इज सब्लिमेशन?
अमूल्य शर्मा, बेटा सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन में प्रोसेस होता है जिसमें मैम सॉलिड स्टेट को डायरेक्टली मैम गैस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नहीं, हम कहते हैं समथिंग विच हाँ, सब्लिमेशन इज लाइक कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस। क्या होगा इसका आंसर अमूल्य? कैम्फर सब्लाइम नहीं करता। सीधा आंसर है सोडियम क्लोराइड। कैम्फर कपूर होता है ना? कपूर सुना है? कपूर आप लोगों ने कपूर की गोली देखी है आप लोगों ने? पूजा वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। अमूल्य, हैव यू सीन दैट? तो वो एकदम से वेपराइज हो जाती है ना बेटा। तो समथिंग विच गेट कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्टली गैस या गैस से डायरेक्टली सॉलिड, दैट इज कॉल्ड अ सबलिमेबल सब्सटेंस या which can undergo sublimation. So this undergoes sublimation, this undergoes sublimation, this undergoes sublimation. Although आयोडीन को लेके थोड़ी लाइक बायसनेस और थोड़ी इनकरेक्ट चीज़ें हैं कि आयोडीन थोड़ा सा सबलाइम नहीं भी करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है करीब 112-113 डिग्री सेल्सियस पे, बट मेजॉरिटी में और ज़्यादा बुक्स वगैरह में इट इज सब्लिमेबल. सो दैट इज वाई कंसिडरिंग दिस सोडियम क्लोराइड इज द आंसर. सोडियम क्लोराइड इज NaCl. नेक्स्ट क्वेश्चन. 25 डिग्री सेल्सियस ये अभी हमने किया है, 298 केल्विन होता है, इसको खास ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है. ये 298 केल्विन इज द आंसर, अभी डिस्कस किया है. अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए. द डायग्राम शोज अ हीटिंग कर्व फॉर आइस विच राइज लाइन रिप्रेजेंट्स द आइस मेल्टिंग. प्लीज इसे ऑप्शंस में चैट सेक्शन में बताइएगा कि क्या होता है. क्या क्वेश्चन नहीं दिख रहा? आपने वीडियो इन्फिनिटी को पिन कर रखा है बेटा. क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस डायग्राम में, डायग्राम दिख रहा है? ठीक है, मैं बता दे रही हूँ. ये जो डायग्राम है इसमें आपको ये बताना है कि आइस का मेल्टिंग कौन सी लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है. ABCDE में आइस की मेल्टिंग कौन सी लाइन में है. वंशिका कौन सी लाइन में है? यस. सो पॉपुलर ओपिनियन भी बी है. सी जिनको लगता है दैट इज वाटर स्टेट, दैट इज जस्ट रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर. पहले आइस का आपने, सिंस इसमें टेम्परेचर मेंशन नहीं है बता दूं, पहले आइस का आपने जो टेम्परेचर है, अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो पहले इंक्रीज किया, फिर बी पे क्या हुआ, वो एकदम स्टेबल हो गया. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लेटेंट हीट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मेल्टिंग का प्रोसीजर हो रहा है. और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गैस स्टेट प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपराइजेशन. यस, दिस इज वेपराइजिंग हियर. यहाँ पे क्या है, इट इज इन द लिक्विड फॉर्म. यहाँ पे मतलब वाटर बन गया, यहाँ से आइस से वाटर बन रहा है, यहाँ वाटर बन गया, उसके बाद में उसका टेम्परेचर रेज हुआ, फिर 100 डिग्री सेल्सियस करीब आ गया होगा और उसके बाद में ये कन्वर्ट हो रहा है. तो दिस वाज द सॉलिड स्टेट. अच्छा ये सॉलिड हो गया, सॉरी थोड़ा सा. ये बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टेट ऑफ वाटर क्या होता है फिर? व्हाट इज द स्टेट ऑफ? यस, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड. And 100 degree Celsius पे what is the state of matter of water? Yes, it is both liquid and gas. और नहीं and लिखेंगे, दोनों ही states valid है क्योंकि तुक्का नहीं मार रहे हैं. Now this is a question from diffusion.
जिन्होंने डिफ्यूजन पढ़ा है वो कर सकते हैं सॉल्व, जिन्होंने डिफ्यूजन नहीं पढ़ा है वो नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपने कोई चीज़ पढ़ी नहीं तो आप उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि एन अननोन गैस डिफ्यूजेस, क्वेश्चन को हम थोड़ा बाद में देखेंगे। जिन बच्चों को आता है वो सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, जिनको नहीं आता है कॉन्सेप्ट मैं उन्हें बता रही हूँ कि डिफ्यूजन कैसे निकालते हैं। हाँ एन अननोन तो वैसे आना चाहिए, पर ये एन अननोन गैस है, मतलब मेरी स्क्रीन पे तो आता है कि पूरा आ रहा है एक्चुअली। मैम आ रहा है मैम। अच्छा तो आप एक सेकंड, आप एक बार ना ऐसे अपना फोन अगर ऐसे क्या कहते हैं पोर्ट्रेट मोड में तो लैंडस्केप में करके देखिए। क्या नहीं दिख रहा? अब लैंडस्केप में क्या नहीं दिख रहा? बहुत साइड साइड का नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन तो काफी विजिबल होगा लैंडस्केप मोड में। नहीं मयंक, चलो मैं बता देती हूँ। ये एक एन अननोन गैस है, एक अननोन गैस, और यहाँ पे लिखा है मास ऑफ द। नेक्स्ट टाइम आई विल पुट द क्वेश्चन मोर इन बिटवीन, बट प्लीज ट्राई कि इट इज द लैंडस्केप मोड फ्रॉम विच यू कैन ट्राई इट। इट इज एन अननोन गैस और यहाँ लिखा है मास ऑफ द अननोन गैस। नाउ ये निकालेंगे कैसे हम? इसके लिए हम यूज करेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जिन बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है वो अपनी कॉपीज में फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को लिख लें। जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिनकी कॉपीज खो गई हैं, जैसे कि अव्यक्त वगैरह की कॉपी खो जाती है बहुत जल्दी, तो वो फिर भी लिख लें। कुछ बच्चे ऐसे होते ना, मैम कॉपी खो गई, एक्सक्यूज, तो प्लीज वो लिख लें अपनी कॉपीज में। हाँ आई डोंट नो एकदम से कैलकुलेट नहीं कर रखा मैंने, मतलब, लेकिन हो सकता है। नाउ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ये कहता है कि अगर कोई गैस है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, कितनी जल्दी वो मिक्सिंग कर सकती है, इंटरमिक्सिंग कर सकती है, या रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि किसी एक कंटेनर से एक पिन होल से कितनी जल्दी निकल सकती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। एक सेकेंड, ठीक है। इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी हेवियर गैस होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा, सॉरी उतना कम होगा। कहने का मतलब है वो इजीली ट्रैवल नहीं कर पाएगी, इजीली मिक्सिंग नहीं कर पाएगी। जितनी ज्यादा डेंस गैस होगी वो उतना इजीली ट्रैवल नहीं कर पाएगी। यही ऐसे कैसे नहीं दिख रहा है? दिख रहा है बेटा, मतलब मेरे में आ जाता है, यहाँ पे गड़बड़ होती है तो देखो। रेट ऑफ डिफ्यूजन, आर हियर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब समझते हैं आप लोग? इट इज द इंटरमिक्सिंग। तो हम ये निकालना चाह रहे हैं कि इंटरमिक्सिंग जो हो रही है जो गैसेस की, वो किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। उसके लिए हम ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यूज कर रहे हैं। और ग्राम्स ने ये कहा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, यानी कि जिस बेसिकली स्पीड, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम वाली, तो जितना जल्दी कोई गैस तब डिफ्यूज करेगी जितनी वो लाइटर होगी। तो इट बेसिकली स्टेट दैट लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर। उड़ जाती है ना जल्दी, लाइटर गैसेस जल्दी ट्रैवल कर सकती है, डिफ्यूज फास्टर।
ठीक है, इट इज जस्ट लाइक इफ आई एम रनिंग इन अ रेस एंड आदर्श झा इज विद मी, देन आदर्श झा जल्दी भाग जाएंगे बिकॉज ही हैज लाइक लेस मास. अब देखो ये बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट पे मत आ जाना एकदम फिजिक्स के कि अरे मैम नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, ये वो नहीं. लेकिन अगर हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट से देखें, इफ यू हैव समथिंग लाइटर इन योर हैंड, मतलब एक हल्की बॉल है आपके पास, आप उसे थ्रो कर रहे हैं, हवा के रुझान से अलग बात है, ज़्यादा दूर जाने की कैपेसिटी है. इट इज़ जस्ट लाइक दैट, हल्की चीज, बस हल्की हल्की चीज. लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर, दिस इज व्हाट ही सेड. तो इसे हम ऐसे यूज करते हैं, अगर हमें दो गैस को कंपेयर करना है उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन को, तो हम ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम लेने की वजह से, या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी अगर हम कोई लेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. R1 by R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ D1 by D2 by D1. क्या वीडियो पॉज हो गई? ये फॉर्मूला आपको यूज करना होता है. डी हियर इज द डेंसिटी. ठीक है, डी जो है वो डेंसिटी होता है. अब डेंसिटी इज योर मास बाय वॉल्यूम, और अगर हम सेम वॉल्यूम का देख रहे हैं एनालिसिस, इफ V इज कांस्टेंट तो यू कैन राइट इट एज R1 by R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 by M1. वही बात है, जितनी भारी गैस होगी उतना देर से डिफ्यूज करेगी. लाइटर गैसेस डिफ्यूज faster. These are the two formulas that you have to learn for Graham's law of diffusion. By chance अगर आपको मान लीजिए टाइम भी आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, तब आप इसी को थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं. You can do it. R is equals to वॉल्यूम अपॉन टाइम लिख सकते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ गैस निकला कितने टाइम में. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फिलहाल ये सब आपने लिख लिया. मैं रब कर दूं, क्वेश्चन कर लूं सॉल्व. सबको ये बात समझ में आ गई कि ये ग्राम्स ने ये क्यों कहा कि लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर एंड ऑल दैट. एवरीबडी जो भी क्लास में प्रेजेंट है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? बस मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी इसके बाद में. सी, एक अननोन गैस है जो कि 0.25 टाइम्स डिफ्यूज करती है एज फास्ट एज हीलियम. मतलब 0.25 का मतलब है कि हीलियम से स्लो है. अगर हीलियम से ज्यादा फास्ट होती तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा होती टाइम्स में. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो अननोन गैस है, लेट द अननोन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन बी x, इट इज 0.25 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ helium. This is rate of diffusion of the X unknown gas, and it is rate of diffusion of the helium. Next it is saying what is the molecular mass of the unknown gas. मतलब आपको mx जो है वो निकालना है. अब mass of helium जो होता है that is 4. ये पता है सबको helium का mass 4 होता है. Now let's just put the values. अगर हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला यूज करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ एक्स. इसमें किसी को दिक्कत है? सिंपल फॉर्मूला. नाउ आर एक्स की जगह पे आप रख दीजिए 0.25 ऑफ आर एच ई डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अंडर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ x. नाउ इसमें ज्यादा आपको मैथ्स लगा के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दो. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 0.25, ये तो आपका कैंसिल हो ही गया था, इज इक्वल्स टू 4 बाय मोलर मास ऑफ x. तो मोलर मास ऑफ x कितना आ जाएगा? Yes, 64. Correct answer is A. मैम अगर ऐसे जनरल में देखेंगे कौन सा गैस तो कौन सा गैस हुआ ये? जनरल तो आप 64 के लिए तो खैर कुछ खास बोल नहीं सकते क्योंकि 64 क्या 64 SO2 का भी तो होता है. कॉपर बेटा गैस नहीं है,
मेटल है, तो वो कैसे मतलब वो गैस वो नहीं बनेगी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 65. दूसरी बात, वो गैस नहीं बनेगी, और इसलिए गैस के कॉम्बिनेशंस कुछ भी हो सकते हैं. बट अगर हम SO2 की बात करें तो जैसे सल्फर का मास 32 है और O2 का मास 32 हो जाएगा, तो इट कैन बी SO2 एज वेल. एनीथिंग विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. हाँ जी, क्या? देखो, अगर कभी भी कोई प्रोपोर्शनल वाली चीज होती है, मान लो कोई A है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू B, अगर मैं लिख रही हूं, तो अगर मुझे इसे मान लो इज इक्वल्स टू के साइन में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसमें कोई कांस्टेंट का इस्तेमाल करूंगी. दिस K इज सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं हम इसे, प्रोपोर्शनैलिटी. इट कैन बी एनी कांस्टेंट, मतलब कोई भी सिंबल हो सकता है. कभी भी कोई चीज किसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है तो हम सिर्फ ये बताते हैं कि डायरेक्टली डिपेंड करिए, इनडायरेक्टली डिपेंड करिए. कितना टाइम्स, कितना कैसे, सॉरी कितना इनटू सम वैल्यू, कोई एक फिक्स्ड वैल्यू हम ले लेते हैं, वो फिक्स्ड वैल्यू हमारी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहलाती है. अगर मान लीजिए मैं ये R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये फर्स्ट गैस ले रही हूँ, अंडर रूट ऑफ D1 कर दे रही हूँ, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, R1 इज इक्वल टू, लेट द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बी K हियर, एग्जाम्पल. तो ये हो जाएगा K बाय अंडर रूट ऑफ D1. यही सेम चीज, अब कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट किसी भी इक्वेशन के लिए, मतलब अगर सेम टाइप की इक्वेशन है तो वो सेम ही रहेगा. सपोज गैस कांस्टेंट है तो वो सेम ही रहेगा, आप किसी भी गैस के लिए गैस इक्वेशन को लगा रहे हैं. तो दिस विल बी इक्वल टू K अंडर रूट ऑफ D2, K डिवाइडेड बाय, दिस इज K डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ D2. अब मैं इन दोनों के साथ में क्या ये नहीं लिख सकती, वो जो मैंने मतलब ग्राम्स लॉ में लिखा था? बस वही चीज करी है हमने. मतलब मैं अगर इनको डिवाइड कर दूंगी, इफ आई एम डिवाइड दीज टू, R1 बाय R2 को मैं डिवाइड, हाँ ठीक है. तो अगर हम कभी कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है उसे हटाते हैं ना, तो हम किसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं उस इक्वेशन में ना, वो उस इक्वेशन का कांस्टेंट है, तो इट विल बी वैलिड फॉर एवरी इवैल्यूएशन और कैलकुलेशन यू आर डूइंग. ओके, तो मैंने दोनों के लिए काट दिया उसको. ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं, बाकी इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में थोड़े डिस्कस करेंगे. कुछ 2-4-5 क्वेश्चंस ही बचे होंगे इसके, ज़्यादा नहीं बचे होंगे. कितने क्वेश्चंस हो गए? लिखे होंगे ना आपने? ठीक है, बस तो कुछ 8 क्वेश्चंस बचे हैं, बट वो भी फटाफट हो जाएंगे. कुछ समझने के होंगे तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और फिर उसमें कुछ बातें सीखने को मिलेंगी हमें. ठीक है, होपफुली यू हैड लर्न समथिंग न्यू इन द क्लास. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.